नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। दिल्ली के सिराजपुर इलाके में एक रबड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उसको खड़ा कर दो। तो देखिए दिल्ली के सिराजपुर की तस्वीरें, जहां एक रबड़ कंपनी में जबरदस्त आग लगी और धू धू कर यह गोदाम जल गया। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान में कोई सुधार नहीं है। अब भी सरहद पर पाक की नापाक फायरिंग जारी है। पाकिस्तान लाख कहे कि वो सुधर गया है, वो आतंक का पनाहगार नहीं है, लेकिन उसकी बातों पर तनिक भी एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। आंखों में धूल झोंकना उसकी आदत में शुमार है। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने बालाकोट में घुसकर आतंकी कैंपों को नेस्त नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सीधे भारत से टक्कर ले सके, लेकिन भीतर भीतर बदले की भावना से वो एलओसी पर लगातार फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के मुताबिक बीते 1.5 महीने में पाकिस्तान ने करीब 513 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। 100 से ज्यादा बार मोर्टार और तोपों जैसे भारी हथियार का इस्तेमाल किया। पाक सेना ने रिहायशी इलाकों को इस दौरान निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तुलना में पाकिस्तान की सेना को 5 से 6 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। आतंक के खिलाफ जंग करने की दुहाई देने वाला पाकिस्तान असल में आतंकियों का सबसे बड़ा हमदर्द है। दुनिया भी इस चीज को जान चुकी है। खुद उसके अपने ही इमरान सरकार के खोखले दावे की पोल खोल रहे हैं। पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद इमरान सरकार ने जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर पर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया है। पिछले 30 सालों में पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता आया है। आतंक के खात्मे की बात इमरान खान की महज जुमलेबाजी है। दुनिया में आतंकवाद को फंडिंग करने वालों पर नजर रखने वाले संस्थान FATF के ब्लैक लिस्टेड किए जाने के डर से इमरान सरकार ऐसी बयानबाजी कर रही है। ये सच भी है कि अगर FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही आगे रखता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय संघ जैसे बहुपक्षीय कर्जदाताओं से लोन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। वैसे भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार अभी से ही झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और रक्षा सौदे में हुए घोटालों का जिक्र किया। पीएम ने यहां कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी की भी हवा निकल गई है। किस तरह कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की महामिलावट पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, खुल करके सामने आ गई है। भाई और बहनों, बरसों से जो इनके मन में था, जो वो चाहते थे, चोरी छिपे जिसके लिए काम कर रहे थे, वो अब खुलेआम सामने आ गया है। ये पहले पाकिस्तान भी न्यूक्लियर 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 करके धमकाता रहता था। इनके न्यूक्लियर की हवा निकल गई कि नहीं निकल गई? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज असम के दौरे पर है, जहां उन्होंने सिलचर में एक रोड शो भी किया। प्रियंका के रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। तो असम के सिलचर में आज प्रियंका गांधी का रोड शो है। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी भीड़ भी यहां इकट्ठा हुई थी।
लखनऊ में पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभिनंदन पाठक ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ पर्चा भरा है। पीएम मोदी को हर मौके पर फॉलो करने वाले अभिनंदन पाठक के स्टाइल, बाल, चश्मा, यहां तक कि घड़ी बांधने का तरीका भी मिलता है। न्यूज 18 की टीम के साथ अभिनंदन पाठक ने कई मसलों पर न सिर्फ खुलकर बातचीत की, बल्कि मोहल्ले की चाय की दुकान पर प्रचार करते वक्त उन्होंने चाय बनाकर केतली में लोगों को परोसा भी। 6 मई को लखनऊ का इलेक्शन है और रिजल्ट एक साथ 23 मई को आना है। कितने वोट अभिनंदन जी को मिलते हैं और किस तरह से ये चुनाव में फाइट करते हैं अलग बात होगी, लेकिन सिंबॉलिक तौर से अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर भी हैं और जहां निकलते हैं लोग इनको चाहने वाले, देखने वाले इनको घेर भी लेते हैं, जैसा कि बता भी रहे थे। अच्छा, एक बात का जिक्र भैया बातचीत में हम लोग कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि कई बार जब आप को बुखार आया या आप बीमार हुए तो आपको इस तरह का भी जानकारी आपको मिली कि पीएम मोदी भी बीमार हो गए और खांसी उनको भी आई। एक बार महाराष्ट्र में भीड़ में आप भाषण दे रहे थे माननीय मोदी जी, उसके 50 किलोमीटर पे एक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। वहाँ पे उनको खांसी आई, मुझे भी खांसी आई। उस कार्यक्रम को उनको रोकना पड़ा और मुझे भी कार्यक्रम रोकना पड़ा। ये एक इत्तेफाक है, लेकिन मैंने जो लोकसभा का पर्चा भरा है निर्दलीय रूप में, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में डमरू बजाते हुए, ढपली बजाते हुए, हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन से प्रार्थना करूंगा और सेवक बनकर के अगर जनता अवसर देती है तो मैं पूरे 5 वर्षों तक उनकी सेवा करने का काम करूंगा। कोई राजनीतिक विषय नहीं है, कोई मैं डमी कैंडिडेट नहीं हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूंगा और ना बिकूंगा। मेरे साथ अभिनंदन पाठक जी थे, इनसे बातचीत की, हम लोगों ने उस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर जो पूरा ये पीएम मोदी के हम शक्ल या उनके जो शक्ल के रूप में जो दिखते हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हमारे साथ और साथ में ये भी बताया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ पीएम मोदी के हम शक्ल चुनाव मैदान में है। फिलहाल रिजल्ट जो होगा वो अलग बात होगी, लेकिन लखनऊ में चुनाव का पारा जो ऊपर जा रहा है उसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये और भी जुड़ गया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू कांग्रेस में मर्जर करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आरजेडी ने इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि उनके पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया था। आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज हो गया। हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात कही। मर्जर वाली बात और किसी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात, ये जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव था या हो सकता है नीतीश जी के मन में हो, उनकी इच्छाएं हो। कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया था जहां तक मेरी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि महागठबंधन बना रहे या दोनों पार्टियां साथ मिलकर काम करें कांग्रेस के बिहार में। इधर तेजस्वी के बयान को कांग्रेस की ओर से खारिज करने पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस में कौन बोल रहा है ये भी सोचने वाली बात है। वहीं बीजेपी जेडीयू ने कहा कि चुनाव में हार के डर से आरजेडी मतदाताओं में भ्रम फैलाना चाह रही है। हमसे ज्यादा तेजस्वी इस मामले में जानते हैं, इसलिए ये संभव है इस तरह की बात हुई होगी। हमको बात की जानकारी है और बाकी जो हमने कहा उसकी जानकारी हमारे ऊपर है, डिटेल हम नहीं जानते। लेकिन कांग्रेस ऐसे आरोप से इनकार कर रहा है, बोले कि ऐसा कोई हम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि हमको नहीं जानकारी है। अब कांग्रेस में कौन इनकार कर रहे हैं ये भी सवाल उठता है। चुनाव का समय आता है तो सुर्खियों में बनने के लिए तरह तरह की बातें कही जाती हैं जो अफवाह को भी सच बनाने का काम। बीजेपी के साथ हम लोग का गठबंधन तो एक ट्राइड गठबंधन है,
इसकी परीक्षा हो चुकी है और यह गठबंधन तो दोनों की इच्छा से हुई है। 1 साल के बाद इस बात को रख रहे हैं, यह चुनाव के समय में, इसलिए कि चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी ठगने का काम किया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया था। तो ये पूरी तरह जो है मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को, जो उनके पार्टी में द्वंद्व खड़ी है, परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, पार्टी में बड़े बड़े लोग किनारे हो रहे हैं, उनके पुराने लोग, दिग्गज लोग सब उनसे किनारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी को बचाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर करके बिहार की जनता को बरगलाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। इधर केसी त्यागी ने भी तेजस्वी के बयान पर हमला बोला है। केसी त्यागी ने कहा कि ये बातें बेबुनियाद है और जेडीयू का आरजेडी में मर्जर पार्टी के लिए आत्महत्या जैसा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के मर्जर के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टी की विचारधारा अलग है, ऐसा फैसला किसी भी स्टेज में नहीं हो सकता। जेडीयू नेता ने कहा कि ये सब बातें बीजेपी और जेडीयू में विवाद बढ़ाने के लिए की जा रही है। मैं सिरे से नकारता हूं, ये झूठ है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, पब्लिसिटी सीख करने के लिए है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बीजेपी और जेडीयू में विवाद बढ़ाने के लिए ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। किसी भी स्टेज पर कभी भी पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि आरजेडी के साथ कभी मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं था। आरजेडी के साथ मर्जर का मतलब है जेडीयू का मर्डर, हमारी हत्या। हम क्यों अपने डेथ सेंटेंस पर खुद साइन करें? कांग्रेस पार्टी की और जेडीयू की पॉलिटिकल फिलोसफी अलग है। जनता दल यू जो सोशलिस्ट मूवमेंट की लीगेसी को ऑन करती है, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में नॉन कांग्रेसिज्म की फ्रंट रनर रही है। इसलिए ये फैसला जेडीयू में किसी स्टेज पर नहीं हो सकता कि उसका कांग्रेस पार्टी में मर्जर हो जाए। इधर कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने कहा कि जेडीयू के कांग्रेस में मर्जर के प्रस्ताव की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कांग्रेस पार्टी के साथ एक बातचीत करना चाहते थे और एक बार फिर महागठबंधन में वापसी चाहते थे। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बातचीत करना चाहते थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हम अपने एलाई को छोड़ नहीं सकते थे और हम चाहते थे कि दोस्ती जो होती है वो बहुत ही सकारात्मक है और दोस्ती पवित्र होनी चाहिए। मैं इस तरह के प्रस्ताव की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो चाहते थे कि एक बार गठबंधन दोबारा से हो जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो चला गया वो चला गया। मेरा नीतीश जी से सवाल है कि जब आर्टिकल 370 पे आपका बीजेपी से मतभेद है, जब आपका 35A पे मतभेद है, तो आप क्यों बीजेपी के साथ खड़े हुए? बीजेपी के लिए पलामू लोकसभा सीट प्रतिष्ठा की सीट है। यहां प्रत्याशी को लेकर शुरू में कुछ परेशानी जरूर थी, लेकिन अब वहां के हालात ठीक हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि यह सीट उनके खाते में जाएगी, क्योंकि पलामू के लोग प्रत्याशी की जगह पीएम मोदी को देख रहे हैं। पलामू की स्थिति अच्छी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम कृत संकल्पित हैं कि देश में मोदी की सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, देश का विकास होगा। वो कमोबेश ये कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ मोदी टारगेट है, मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकलित। इधर चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी के सुनील सिंह, कांग्रेस के मनोज यादव, आरजेडी के सुभाष यादव, बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र साहू मुख्य दावेदार हैं। ये सभी क्षेत्र के करीब 14 लाख मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा और चतरा में रेल परिचालन शुरू कराने का वादा कर रही, तो कांग्रेस क्षेत्र में सेहत, शिक्षा और रोजगार की बहार लाने की बात कर रही है। आरजेडी का क्षेत्र के समग्र विकास को अपना चुनावी मुद्दा वो बनाए हुए है। खास करके तब जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसके बाद देश का परिदृश्य बदल गया है। दो विचारधारा के लोग सामने हो गए हैं, एक राष्ट्रवादी लोग और दूसरे राष्ट्र विरोधी, जो देश के विरोधी हैं, ऐसे लोग। चतरा की जो जनता है वो राष्ट्रभक्त है। जो आज तक बीजेपी सरकार जो नहीं किया वो कर दिखाऊंगा चतरा लोकसभा क्षेत्र में, जैसे बेरोजगारी दूर करना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, गरीब किसानों का मदद करना। हम लोग के यहाँ बाईपास का जरूरत है, बाईपास हम लोग बनाएंगे और जो भी समस्याएं यहाँ का होगा, जो माननीय सुनील सिंह जी नहीं किए हैं, कोशिश हम लोग करेंगे कि उस काम को भी पूर्ण काम करने की कोशिश।